जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों आवाज आ रही है? वालेकुम जी अस्सलाम। सर आ रही है। यस सर। जी बच्चों ओके बच्चों today is our next lecture of manual therapy. Last time we have talked about the basic concepts of manual therapy in which we have discussed about three-dimensional joint positions. ठीक है, समझ आ गई थी सबको थ्री डायमेंशनल जॉइंट पोजीशन की? जी सर वो बच्चों पोजीशंस दोबारा बता दें, वो जो जीरो पोजीशन और रेस्टिंग पोजीशन थी। जी जीरो पोजीशन हम लोग यूज करते हैं. जीरो पोजीशन इज जस्ट लाइक द anatomical position which we adopt. ठीक है, जब भी हमने किसी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को मेजर करना है तो हमने जीरो पोजीशन से मेजर करना है. और जीरो पोजीशन क्या होगी? जो एनाटॉमिकल पोजीशन में किसी भी जॉइंट की पोजीशन होती है. ठीक है, लेट्स से हम एनाटॉमिकल पोजीशन जो बना के खड़े होते हैं उसमें हमारा जो शोल्डर होता है वो बाय द साइड होती है. ठीक है, आर्म बाय द साइड है. ठीक है, ना वो एक्सटेंडेड है ना वो फ्लेक्स्ड है. तो दैट इज द जीरो पोजीशन. ठीक है, हम लोग गोनियोमीटर यूज करते हैं रेंज ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए. ठीक है, यहाँ तक बात की समझ आ गई. सो जीरो पोजीशन. ठीक है, और उसकी अगर हम बात करें नेक्स्ट रेस्टिंग पोजीशन की, तो रेस्टिंग पोजीशन इज व्हाट के एक ऐसी पोजीशन जिसमें जॉइंट की सराउंडिंग में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, लिगामेंट्स हैं, जॉइंट कैप्सूल है, मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, जब वो मैक्सिमली रिलैक्स होंगी, ठीक है, तो उसको हम लोग रेस्टिंग पोजीशन बोलते हैं. और ये जो रेस्टिंग पोजीशन होती है इसको हम लोग यूज करते हैं असेसमेंट के लिए भी और ट्रीटमेंट पर्पस के लिए भी. ठीक है, इवेल्युएशन के जॉइंट इसमें, क्योंकि ये जो रेस्टिंग पोजीशन ये वो पोजीशन होती है किसी भी जॉइंट की जिसमें सबसे ज्यादा जॉइंट के लिए आपको मिलता है. ठीक है जी बच्चों, ठीक है, यहाँ तक बात की समझ आ गई? जी सर। Okay, let me share the screen with you people of second lecture of manual therapy. It will take a minute. सर सर यूट्यूब पे आपने जो अपलोड किया हुआ है लेक्चर मैनुअल थेरेपी का फर्स्ट, उसकी जी बेटा, वहाँ उसके अंदर थेराप्यूटिक्स का लेक्चर है. वो एक्चुअली लिटिल काफी मिक्सअप हो गया था मेरे से. ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मैं अभी जाके कर देता हूँ. ठीक है, ओके सर. ओके बेटा.
जी बच्चों, आप सबके साथ स्क्रीन शेयर हो गई है? Yes, sir. Yes, sir. Let's start with the second lecture. Now, first of all, look into the contents. We are going to study the Kelton-Bond treatment plane, the translatory joint plane movements. These are actually what we have learned before in the first lecture, and now we are going to study these topics, okay, in the second lecture. Determining the direction of restricted gliding. There are two types of tests, the glide test and the Kelton-Bond concave convex rule. Grades of translatory movements and which are grade 1, grade 2 and grade 3. Their pathological grades as well, and how we are using the translatory grades of movement. Like grade 1 हम कब यूज करेंगे, grade 2 कब यूज करेंगे and grade 3 हम लोग कब यूज करेंगे, ठीक है? So let's start with the translatory joint play movements, ठीक है? So according to Kelton-Bond, ठीक है, हम लोग इवेल्युएशन के पर्पस के लिए और इवेल्युएशन या असेसमेंट या फिर ट्रीटमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए, पेशेंट की इवेल्युएशन के लिए हम लोग एक मैक्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है मोबिलाइजेशन में, मैनुअल थेरेपी में मोबिलाइजेशन आती है, और मोबिलाइजेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है दैट इज द ग्लाइडिंग, ठीक है? ग्लाइडिंग हम लोग अब ये जो ट्रांसलेटरी जॉइंट प्ले है, ठीक है, ये जो ग्लाइडिंग है, ठीक है, वो जो जॉइंट प्ले हैं ये ग्लाइडिंग भी हो सकती हैं, ये ट्रैक्शंस भी हो सकती हैं और ये कंप्रेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है? सो हम इन तीनों को जॉइंट प्ले मूवमेंट्स को हम लोग यूज करते हैं इवेल्युएशन पर्पस के लिए भी और हम लोग मैनेजमेंट पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है? हम लोग इससे पहले तक हम लोगों का जब अगर आप थेराप्यूटिक्स की बात करो तो थेराप्यूटिक्स में ज्यादातर इस चीज के ऊपर फोकस किया जाता था कि दिस इज फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस ओनली, बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग कि हम इसको सिर्फ ट्रीटमेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग इवेल्युएशन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? वी कैन कंपेयर द बोथ साइड्स, ठीक है? ओके जी, राइट साइड पे जॉइंट प्ले मूवमेंट्स कितनी अवेलेबल है, लेफ्ट साइड पर जॉइंट प्ले मूवमेंट्स कितनी अवेलेबल है, so we can easily use it for a evaluation purpose as well, ठीक है? Now according to Kelton-Bond there is a treatment plane जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं या मैनेजमेंट करते हैं या इवेल्युएशन करते हैं। सो ट्रीटमेंट प्लेन को जानना बहुत जरूरी है कि ट्रीटमेंट प्लेन किस जगह पर लाई करेगा, ठीक है, और उसकी क्या डायरेक्शन होगी, उसका क्या प्लेन होगा, ठीक है? तो सॉरी, अब Kelton-Bond ट्रीटमेंट प्लेन जो है, ठीक है, इट यूजुअली मूव्स थ्रू द सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के सेंटर से एक लाइन अगर ड्रॉ करें, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के सेंटर में, मतलब या एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, और उस लाइन के पैरेलली हम लोग एक ट्रीटमेंट प्लेन बना दें तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट प्लेन बना कहते हैं, ठीक है? मतलब कोई भी जॉइंट है, हर जॉइंट पर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पाया जाता है, ठीक है? और अगर आप उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के उस एक्सिस के सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल, ठीक है, तो उस लाइन के परपेंडिकुलर जो प्लेन आएगा दैट इज अ ट्रीटमेंट प्लेन, ठीक है? सही है? और ये जो ट्रीटमेंट प्लेन होता है ये हमेशा जॉइंट को क्रॉस करता है, जॉइंट के थ्रू मूव करता है, ठीक है? अभी आगे चल के मैं आपको पिक्टोरियल डिमॉन्स्ट्रेशन से बताऊंगा कि किस तरीके से Kelton-Bond ट्रीटमेंट प्लेन लाई करता है, और हमेशा Kelton-Bond ट्रीटमेंट प्लेन जो है वो लाई करता है विद द कनकेव बोनी पार्टनर एंड नॉट विद द कन्वेक्स वन, ठीक है? सही है? अब वो कहता है कि चाहे बोनी पार्टनर आपका कनकेव मूव करे, चाहे आपका बोनी पार्टनर कन्वेक्स जो है वो मूव करे, जो ट्रीटमेंट प्लेन है वो हमेशा लाई करेगा कनकेव आर्टिकुलर सरफेस के साथ, ठीक है? सही है? इस पे हमने इस चीज को वो नहीं करना कि जी अगर कन्वेक्स मूव कर रहा है तो कन्वेक्स के ऊपर चला जाएगा, नहीं, इट विल ऑलवेज लाई विद द कनकेव बोनी पार्टनर,
the treatment plane, and we have to evaluate, we have to treat according to that treatment plane, ठीक है, according to that concave articular surface. बच्चों यहाँ तक बात की समझ आई है? जी बच्चों. Yes, sir. Now this is the pictorial demonstration के treatment plane क्या है. Now first of all look at this first joint, ठीक है. Now this is first of all I would like to describe you the axis of rotation कि किस तरीके से axis of rotation से अगर हम एक line draw करें उसके perpendicular treatment plane होता है. Now this center is the axis of rotation, ठीक है. इस axis of rotation से हमने एक line draw की, ठीक है. एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या करें, लाइन ड्रॉ करें, और ये जो लाइन ड्रॉ करके कहां पर आ रहा है ट्रीटमेंट प्लेन, इस लाइन के परपेंडिकुलर आ रहा है सिंपली, ठीक है. अब ये लाइन हमने यहां पर ही क्यों ड्रॉ की है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज द कनकेव बोनी पार्टनर, ठीक है. जो दूसरा ऑपोजिट आर्टिकुलर सरफेस है हमने उसी की डायरेक्शन में ये लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है. ऐसे ही होता है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन. हमने अगर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया है, ठीक है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन वही होता है ना जिसके अराउंड आपकी जो बोन है वो मूव कर रही है, या जो दूसरा बोनी पार्टनर है वो मूव कर रहा है, ठीक है. तो आपने वो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ड्रॉ करनी है उसके अगेंस्ट, उस बोनी पार्टनर के अगेंस्ट, ठीक है. और इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो इसका क्या होगा, ट्रीटमेंट प्लेन होगा. Now you can see here there are different positions of the concave bony partner, और हर पोजीशन के ऊपर जो ट्रीटमेंट प्लेन है वो क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है. ऐसे ही है, ठीक है. यहाँ पर स्लाइटली पैरेलल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, यहाँ पर डायगोनल प्लेन के अंदर है, और यहाँ पर वर्टिकल प्लेन में आ गया ट्रीटमेंट प्लेन. ऐसे ही है जी बच्चों. सही है. नाउ इफ यू जी सर हमने पैरेलल लाइन किधर लगानी है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर लाइन को पैरेलल का भी आपने कुछ बताया ना पहले हमें. देखो बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है ना, ठीक है, वो हमेशा सेंटर होता है आर्टिकुलर सरफेस का, ठीक है. ऐसे है ना जी. अब अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको फाइंड आउट हो गया, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है. अब आपने उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन उस डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है जिस डायरेक्शन में जो ऑपोजिट बोनी पार्टनर है वो लाई कर रहा है, ठीक है. वो जिस भी डायरेक्शन में लाई कर रहा है, एंटीरियर डायरेक्शन में, पोस्टीरियर डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन में, मीडियल डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में उसकी आर्टिकुलर सरफेस की शेप है, जिस भी डायरेक्शन में वो फेस कर रही है उसकी आर्टिकुलर सरफेस, आपने उस डायरेक्शन में क्या करना है, लाइन को ड्रॉ करना है. और जो लाइन आप ड्रॉ करोगे उसके परपेंडिकुलर आपको ट्रीटमेंट प्लेन मिलेगा. समझ आ गई बात की? जी सर. Treatment plane always lies with the concave bony partner. Here, on the extreme left side, the concave bony partner is moving, but on the right side, ठीक है, अगर आप पीपीटी की राइट साइड के ऊपर देखो तो concave bony partner जो है that is remaining stable, ठीक है, but the moving articular surface is the convex one. So here the treatment plane always remains the same. समझ आ गई बात की? यस सर. ठीक है. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी आर्टिकुलर कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस जितनी मर्जी मूव कर ले, जिस मर्जी डायरेक्शन में मूव कर ले, ठीक है, आपने उसके ट्रीटमेंट प्लेन जो है उसका एक ही डायरेक्शन में रहेगा, जिसके अकॉर्डिंगली, जिसके पैरेलली आपने ग्लाइड्स देनी है, ठीक है. नाउ ये ट्रीटमेंट प्लेन क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी ट्रीटमेंट प्लेन के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ग्लाइड्स देनी है, ट्रैक्शन देनी है या कंप्रेशन देनी है. नाउ ट्रैक्शन, a linear translatory joint play movement at a right angle to and away from the treatment plane, ठीक है. नाउ मैंने आप लोगों को समझाना क्या है, a joint play movement at right angle to and away from the treatment plane. ये जो to and away from the treatment plane है, that is actually the basis, ठीक है. This is the foundation कि to and away from the treatment plane क्या है. Now this one is a traction, ठीक है. अब यहाँ आपको treatment plane नजर आ रहा है, it is lying on the concave bony partner, ठीक है. This is the treatment plane,
सो इसमें आर्टिकुलर सरफेस आपकी कन्वेक्स है, ठीक है। आपने जब ट्रैक्शन देना शुरू करनी है कन्वेक्स बोनी पार्टनर को, तो आपने इसके पैरेलल देनी है, ठीक है, ऐसे ही है ना। सर जो ट्रीटमेंट प्लेन है वो हमेशा कनकेव बॉनी पार्टनर पे मतलब होता है, तो वो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों होता है? और अगर कन्वेक्स बॉनी पार्टनर पे हो तो मतलब क्या चेंज आएगा, ये बता दें प्लीज। बेटा एक दफा जरा आराम से मुझे बताइएगा, मैं थोड़ा सा स्किप कर गया हूँ आपका क्वेश्चन। मैं कह रही हूँ कि अगर जो आपने कहा है ना कि हमेशा जो ट्रीटमेंट प्लेन है वो कनकेव बोनी पार्टनर पे होगा, तो मैं कह रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है, और अगर कन्वेक्स बोनी पार्टनर पे हो तो फिर क्या चेंज आएगा, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है इसकी कनकेव बोनी पार्टनर पे होने की ट्रीटमेंट प्लेन की? Actually, this was a concept given by Kelton Bond के जो ट्रीटमेंट प्लेन है वो हमेशा कनकेव के अकॉर्डिंगली हमने उसको लेके चलना है, ठीक है। ट्रीटमेंट प्लेन कनकेव बॉनी पार्टनर में रखने का मकसद क्या है, कन्वेक्स के ऊपर क्यों नहीं रखते, ठीक है। नाउ इसको सिंपली आप इस तरीके से देखो कि हमने जॉइंट प्ले मूवमेंट्स को एक्चुअली यूज करना होता है मैनेजमेंट पर्पस के लिए या इवैल्यूएशन पर्पस के लिए, ठीक है। एक तो कनकेव बोनी पार्टनर ये है कि इसमें आपको जो ट्रीटमेंट प्लेन है दैट विल रिमेन पैरेलल, अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सही है। बजाय इसके कि एक कन्वेक्स बोनी पार्टनर के ऊपर एक कर्व के ऊपर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। और उससे ज्यादा इजी क्या है कि आप एक कनकेव बोनी पार्टनर के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। समझ आ रही है बात की? अब इसके अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, जो जॉइंट प्ले मूवमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि हम लोग जब ट्रैक्शन देंगे तो कैसी होगी, जब हम लोग कंप्रेशन देंगे तो वो कैसी होगी, और जब ग्लाइडिंग होगी तो वो कैसी होगी, ठीक है। कन्वेक्स के ऊपर हमने सिर्फ खुद नहीं रखा, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ ईज, ठीक है। दिस वाज द Okay, sir. कांसेप्ट गिवन बाय द केल्टन बॉन्ड कि आपने उसको कनकेव बॉनी पार्टनर पर ही रखना है, कन्वेक्स पर नहीं रखना, ठीक है। समझ आ गई बात? ओके सर, यस सर, आ गई। दैट इज द वे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो दैट इज द कनकेव टू कन्वेक्स रूल। आप सबको पता है कि कन्वेक्स टू कनकेव रूल में ग्लाइड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाती हैं, जबकि जब आप कनकेव रूल की बात करते हो कनकेव टू सेम डायरेक्शन, दैट विल रिमेन इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। सो फॉर द पर्पस ऑफ ईज हमने उसको कनकेव बॉनी पार्टनर के साथ ही रखना है, ठीक है। नाउ हेयर इट इज ट्रैक्शन, ठीक है। नाउ अब आपको इस यहाँ पे देखें कि दिस इज द कनकेव बॉनी पार्टनर, और इस कनकेव बॉनी पार्टनर के ऊपर आपका ट्रीटमेंट प्लेन लाई कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास जो बोन है, आर्टिकुलर सरफेस जो है जिस पर आपने ट्रैक्शन देनी है वो कौन सी है, आपके पास कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस है। उसने क्या किया, ट्रीटमेंट प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपकी फोर्स, ट्रीटमेंट प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। दिस इज वन इज द फोर्स, दिस एरो इज शोइंग द फोर्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज कि ट्रीटमेंट प्लेन की क्या होनी चाहिए, एट राइट एंगल और परपेंडिकुलर होनी चाहिए फोर्स, ठीक है। जब आप इस ट्रीटमेंट प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करोगे तो आपकी आर्टिकुलर सरफेसेस या आपके जॉइंट में ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, इसके अलावा आपके जॉइंट में ट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी। समझ आ गई बात की, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अवे मूवमेंट अवे फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लेन, ठीक है। राइट एंगल के ऊपर हो रही है, ऐसे ही है, ये राइट एंगल बन रहा है, आप सबका परपेंडिकुलर बन रहा है जी बच्चों? Yes, sir. जी सर, Yes. यस sir. सो इट इज द राइट एंगल, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है फोर्स, ठीक है। और इट इज अ मूवमेंट अवे फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लेन। नाउ व्हाट इज यहां पे लिखा हुआ सॉरी, यहां पे लिखा हुआ है ट्रीटमेंट टूवर्ड्स या बोन मूवमेंट एट अ राइट एंगल टू भी लिखा हुआ है। अवे की तो समझ आ गई ना कि अवे फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लेन क्या है, तो टू फॉर द ट्रीटमेंट प्लेन क्या होगा। नाउ जब यहां पे आर्टिकुलर सरफेसेस चेंज हो जाएंगी,
जब जो स्टेबल पोर्शन है, जो स्टेबल आर्टिकुलर सरफेस है, वो कन्वेक्स आ जाए, और जो जिसको आपने ट्रैक्शन के लिए यूज करना है, जिस बोन को, जिस आर्टिकुलर सरफेस को, वो आ जाए कनकेव। फॉर एग्जांपल नी जॉइंट की अगर आप एग्जांपल ले लो, नी जॉइंट में आपके पास फेमोरल कॉन्डाइल्स क्या आ जाएंगे, फिक्स्ड बोन आ जाएगी, ठीक है। और जो आपके पास मूविंग बोन आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, टिबियल प्लेट्यूस, टिबिया आ जाएगी। ऐसे है कि नहीं है, ठीक है। तो इस केस के अंदर जब हम ट्रैक्शन देंगे तो दैट विल बी एट राइट एंगल। ट्रीटमेंट प्लेन की क्या होगी, हमेशा राइट एंगल ही होगी। ये ट्रीटमेंट प्लेन है, ठीक है। तो अब मेरी फोर्स क्या होगी, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, ये इसके ट्रीटमेंट प्लेन के राइट एंगल पर होगी, ठीक है। एंड इट इज टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्लेन, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लेन भी उसी बोन के ऊपर लाई कर रहा है जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज राइट एंगल टू द ट्रीटमेंट प्लेन, ठीक है। समझ आ गई बात की। अवे फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लेन तब होगा जब आपके पास जो मूविंग बोन है वो मूविंग बोन की आर्टिकुलर सरफेस क्या होगी, कन्वेक्स होगी। बच्चों यहां तक बात की समझ आ गई है? सर इसमें ट्रैक्शन में अवे ही मूव करवाना है बस, क्योंकि उसका कनकेव के साथ उसका फोर्स का वो है, तो इसलिए हम इसको टू बोल रहे हैं। यस, क्योंकि कनकेव बोन ही पार्टनर है ना, कनकेव को ही हमने फोर्स लगानी है। ये मूविंग बोन है कनकेव। मैंने एग्जांपल जो दिए ना उसमें फेमोरल कॉन्डाइल्स, फीमर क्या है, फिक्स्ड है, और टिबिया क्या है, मूविंग है, ठीक है ना। तो टिबियल प्लेट्यूस क्या है, कनकेव है। तो ऑब्वियसली जब कनकेव बोनी पार्टनर उसी आर्टिकुलर सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है जिसके ऊपर हमने फोर्स लगानी है, तो दैट विल बी टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्लेन, ठीक है। यस सर। The second joint plane movement is compression, ठीक है। It is joint plane movement at a right angle to and towards the treatment plane, ठीक है। Now, to and towards the treatment plane क्या है? अब यहाँ पे जो फर्स्ट सिनेरियो है, that is the concave bony partner remains the fixed bone, ठीक है। और कनकेव बोनी पार्टनर के ऊपर आपकी कौन सी ट्रीटमेंट प्लेन लाई कर, ऑब्वियसली आपके कनकेव के ऊपर ट्रीटमेंट प्लेन लाई करेगा, ठीक है। दिस इज द फिक्स्ड बोन, ठीक है, कनकेव आर्टिकुलर सरफेस वाली जो है। और कन्वेक्स के से आपने कंप्रेशन को अप्लाई करना है। कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस आपके पास मूविंग बोन है, आपने इसके ऊपर क्या करना है, इससे कंप्रेशन अप्लाई करना है, ठीक है। सो दैट विल बी ट्रीटमेंट प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। कंप्रेशन भी ट्रीटमेंट प्लेन की क्या होगा, फोर्स क्या होगी, ट्रीटमेंट प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, एंड इट विल बी टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्लेन, ठीक है। इट विल बी टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्लेन। और सेकंड सिनेरियो क्या होगा कि सेकंड सिनेरियो में अगर जो कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस है जब वो फिक्स्ड होगी और कनकेव आर्टिकुलर सरफेस जब आपकी मूविंग होगी, ठीक है, तो आपने उसी कनकेव आर्टिकुलर सरफेस को ही यूज करना है, उसी के ऊपर फोर्स लगानी है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो फोर्स आपकी अप्लाई होगी वो भी क्या होगी, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ट्रीटमेंट प्लेन के, और टू द ट्रीटमेंट प्लेन होगी, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लेन की डायरेक्शन में होगी। समझ आई, एट राइट एंगल। सो दिस इज द कंप्रेशन, ठीक है। दिस इज द दोबारा सेकंड बता दें। से मूवमेंट। सर जी फिर बेटा, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, ट्रैक्शन और कंप्रेशन में भी क्या डिफरेंस आ रहा है? दैट वाज अवे फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लेन, ठीक है। कंप्रेशन इज टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्लेन। सर इसमें भी तो यही है कि एक तरफ कनकेव फिक्स्ड है और दूसरे में कन्वेक्स फिक्स्ड है, और पहले में ट्रैक्शन में भी यही था कि एक दफा कनकेव के टुवर्ड्स था और कन्वेक्स में अवे था। बेटा हमारी बॉडी में ज्यादातर ऐसा ही है ना कि कुछ कहीं पर कनकेव आपकी क्या होती है, फिक्स के तौर पर एक्ट कर रही होती है, और कहीं पर कन्वेक्स फिक्स के तौर पर एक्ट कर रही होती है। सर वो तो ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा ट्रैक्शन और कंप्रेशन में? ट्रैक्शन में बोन्स अवे मूव कर रही थी, कंप्रेशन में वो टुवर्ड्स मूव कर रही है। ट्रैक्शन में लेकिन एक में टुवर्ड्स भी तो था, एक में अवे था, एक में टुवर्ड्स था। सर वो पूछ रही है कि राइट एंगल टू जो है ना वो दोनों में आ रहा है ना, एक
और ट्रैक्शन में तो अवे और आ रहा है और कंप्रेशन में टुवर्ड्स, लेकिन उसके साथ दोनों में टू भी आ रहा है, राइट एंगल टू ट्रीटमेंट प्लेन, तो वो उस वजह से पूछ रही है। बच्चों मेरी बात तो सुन लें, आप लोग को और माइक सेट कर लें अपना सर। साइलेंस प्लीज। टू वर्ड सिंपल, जो सबसे पहला जो डिफरेंस है बेटा, सर आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। जी बेटा अब आवाज आ रही है यस सर। बेटा? Now, the very first difference between the compression and traction is separation of the two articular surface. हम सेपरेट कर रहे हैं आर्टिकुलर सर्फेसेस को एक दूसरे से, ठीक है? कंप्रेशन क्या है कि वी आर अप्रोक्सीमेटिंग द टू आर्टिकुलर सर्फेसेस. दिस इज द डिफरेंस, ठीक है? अब दोनों के अंदर एक में कनकेव बोनी पार्टनर होगा और एक में कन्वेक्स बोनी पार्टनर होगा, ठीक है? आपकी बॉडी में जैसे है, हमारी बॉडी में कुछ एक जॉइंट में, अगर लेट से एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहां पे, अब गौर से सुनिएगा बात को. ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की एग्जांपल है. ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में जो ग्लिनोइड फोसा है, दैट इज द कनकेव बोनी पार्टनर एंड इट रिमेन फिक्स्ड, while the glenohumeral head is the convex articular surface and it is the moving bone. ठीक है, ऐसे ही है जी बच्चों? यस सर। यस सर। ऐसे ही है. Now moving towards the next option, knee joint. knee joint में जो मेरे femoral condyles हैं वो क्या रहेंगे? फिक्स्ड रहेंगे, ठीक है? और मैं किसको मूव करवाऊंगा? टिबिया। ट्रीटमेंट पर्पस के लिए. टिबिया को, तो टिबिया क्या है? कनकेव बोनी पार्टनर है. अब देखो दोनों में ट्रीटमेंट प्लेन किस पे लाई कर रहा है? क्या मूविंग बोन पे ट्रीटमेंट प्लेन लाई कर रहा है? नहीं, कनकेव बोनी पार्टनर। एक में मूविंग बोन पे कर रहा है तो दूसरे के ऊपर फिक्स बोन पे कर रहा है. जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की अगर आप एग्जांपल लोगे तो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में ट्रीटमेंट प्लेन आपका फिक्स्ड बोन के साथ है, और अगर आप नी जॉइंट की बात करोगे तो यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लेन आपका किसके साथ है? मूविंग बोन के साथ है, ठीक है? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं, दैट इज द मेजर डिफरेंस कि जी ये क्यों पढ़ना है कि सेपरेशन क्या है और कंप्रेशन क्या है. समझ आई बात की? यस सर। जी बच्चों? यस सर। ओके, सो अगर यहां पर यह बात है कि टू एंड टूवर्ड्स द, ठीक है, टू एंड टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्लेन, बेटा वहां पे जो डायरेक्शन थी ना फोर्स की, ठीक है, वो अवे फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लेन थी, ठीक है? यहां पर जो डायरेक्शन है फोर्स की, दैट इज टू एंड टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्लेन. टू एंड टूवर्ड्स इज यूज्ड फॉर एम्फसिस, ठीक है, कि हमेशा ट्रीटमेंट प्लेन के ही डायरेक्शन में आपने ये फोर्स अप्लाई करनी है कंप्रेशन की. आप इस कंप्रेशन की फोर्स को कभी भी अवे मूव नहीं करवा सकोगे, ठीक है? इसको हमेशा टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्लेन ही वो करवानी है. अब आप इसमें देखो, नी जॉइंट की बात करते हैं. अगर हम नी जॉइंट की, नी जॉइंट में जो टिबियल प्लेट्यूज है इसके ऊपर आपका ट्रीटमेंट प्लेन लाई कर रहा है, चाहे मैं कंप्रेशन अप्लाई करूं चाहे मैं ट्रैक्शन अप्लाई करूं, ऐसे ही है बच्चों? साथ साथ बोला करो ताकि यस सर। ओके. यस सर। नाउ अब मैंने टिबिया नी जॉइंट के ऊपर क्या देनी है? ट्रैक्शन अप्लाई करनी है. नी जॉइंट के ऊपर क्या करना है? ट्रैक्शन अप्लाई करनी है. तो मैं टिबिया को क्या करूंगा? टुवर्ड्स द femoral condyle मूव करवाऊंगा या अवे फ्रॉम द femoral condyle? अवे फ्रॉम ठीक हो गया, ऐसे ही है. सो दिस इज द ट्रैक्शन. लेकिन कंप्रेशन में क्या होगा? टुवर्ड्स मूव towards the femoral condyle. टू एंड टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्लेन. समझ आई बात की? यस सर। यस सर। So this is the basic difference. ठीक है? Yes sir. Now the third joint play movement is the gliding. ठीक है? Gliding is a joint play movement that is parallel to the treatment plane. ठीक है?
थेराप्यूटिक्स की अगर हम बात करें तो थेराप्यूटिक्स में हमारा मेन फोकस होता था ग्लाइडिंग के ऊपर कि जी ग्लाइडिंग देनी है, ग्लाइडिंग की डायरेक्शन को मालूम करना है और ग्लाइडिंग दे देनी है. नाउ वी हैव रेड 3 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट. ठीक है, वी कैन यूज ट्रैक्शन, we can use compression, and we can use gliding, and we can use combination of any of these 3. ठीक है, हम ट्रैक्शन के साथ ग्लाइडिंग यूज कर सकते हैं, हम कंप्रेशन के साथ ग्लाइडिंग यूज कर सकते हैं. ठीक है, एंड सो ऑन. ठीक है, सो दिस इज द नाउ. अब इसमें आप देखो कि हमेशा ट्रीटमेंट प्लेन के पैरेलल आपने फोर्स अप्लाई करनी है. ठीक है, किसके पैरेलल फोर्स अप्लाई करनी है? ट्रीटमेंट प्लेन के पैरेलल फोर्स अप्लाई करनी है. ठीक है, जहां पे ट्रीटमेंट प्लेन मूविंग बोन के साथ होगा वहां पर आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए. ठीक है, लेट्स से ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को मोबिलाइज करने के लिए आपको इतना नॉलेज नहीं चाहिए जितना नॉलेज आपको नी जॉइंट को मोबिलाइज करने के लिए चाहिए या ग्लाइडिंग अप्लाई करने के लिए चाहिए. कैसे, क्यों कह रहा हूं मैं ये? क्योंकि वहां पे कंकेव मूविंग है सर नी जॉइंट में. नी जॉइंट और- में जैसे जैसे टिबिया मूव करेगी वैसे वैसे ट्रीटमेंट प्लेन की डायरेक्शन मूव होती जाएगी. जी, जबकि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में ग्लिनॉइड ने एक ही ट्रीटमेंट प्लेन ने एक ही डायरेक्शन में रहना है. तो स्टेबल समझ है आई बात? पोजीशन. ठीक है, जी सर. so that is an important thing. Now we are going to determine the direction of restricted gliding. ठीक है, पहले थेराप्यूटिक्स में हम लोग बात करते हैं कि जी सिर्फ कनकेव टू कन्वेक्स टूल आप यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जी ग्लाइडिंग कहाँ किस डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड है. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है दैट इज वी कॉल्ड एज अ ग्लाइड टेस्ट. ठीक है, ग्लाइड टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ट्रांसलेटरी ग्लाइड्स अप्लाई करके देखते हैं, जॉइंट प्ले ग्लाइडिंग अप्लाई करके देखते हैं तमाम डायरेक्शन में. लेट्स से ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की अगर हम बात करें तो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में हम लोग हर डायरेक्शन में टीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर डायरेक्शन में हम लोग ग्लाइडिंग अप्लाई करके देखेंगे. ठीक है, और हम फिर उस ग्लाइडिंग को कंपेयर करेंगे. ठीक है, विद द अदर साइड. ठीक है, लेट्स से राइट साइड की अगर हमें पेशेंट कंप्लेन के साथ आए तो राइट साइड को हम लोगों ने कंपेयर करना है विद द लेफ्ट साइड. ठीक है, और अगर हमें कोई रिस्ट्रिक्शन मिलती है तो वो हम डिटरमाइन करेंगे. ठीक है, कि किस डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्शन है और कितनी रिस्ट्रिक्शन है. दिस इज एक्चुअली द मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन यू विल गेट बाय यूजिंग द ग्लाइड टेस्ट. ठीक है, जबकि जब आप यूज करते हो ये वाले कनकेव टू कन्वेक्स रूल, ठीक है, तो इसमें आपको इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती. ऐसा है या नहीं है? ठीक है, इसमें आपको इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती. मैं अब आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ. एक पेशेंट आपके पास आता है और आप उसको कहते हो कि जी शोल्डर को फ्लेक्स करना है. वो कहता है राइट साइड में शोल्डर में पेन है, वो नहीं इतना फ्लेक्स होता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ. ठीक है, ऐसा है. नाउ अब वो राइट साइड का शोल्डर फ्लेक्स करते करते थ्रेसिक को भी क्या कर लेता है, एक्सटेंड करके शोल्डर की फ्लेक्शन पूरी कर लेता है. अगर हम कीन ऑब्जर्वर नहीं होंगे तो हमें तो ऐसे ही लगेगा ना कि जी मूवमेंट तो पूरी है, रिस्ट्रिक्शन तो कहीं पर भी नहीं. ऐसा है या नहीं है? क्योंकि कनकेव टू कन्वेक्स टूल तो है वो ज्यादातर यूज होता है कि जी आपने फिजियोलॉजिकल मूवमेंट करवा के देखनी है, फिर आपको पता चलेगा कि ग्लाइडिंग किस डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड है. ठीक है, सो ग्लाइड टेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट way or a significant way to have a accurate information regarding restriction of gliding. Indirect method इसको हम लोग बोलते हैं concave to convex rule को. ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम लोग कहते हैं पेशेंट को कि आप बोन फिजियोलॉजिकल मूवमेंट करके देखें. कौन सी फिजियोलॉजिकल? ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की बात होगी तो तमाम फिजियोलॉजिकल मूवमेंट अप्लाई करवाएंगे. ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपकी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी समझो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, आपकी ग्लाइड रिस्ट्रिक्टेड है. समझ आ गई बात की? अगर एलिवेशन के दौरान
एलिवेशन रिस्ट्रिक्टेड है, एलिवेशन डिक्रीज्ड है, शोल्डर एलिवेशन, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इंफीरियर ग्लाइडिंग क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। ऐसे ही है। Yes, sir. So this is the indirect method, ठीक है। Now there are 3 grades of translatory joint play movements, ठीक है। First of all, आप सबको पता है कि जॉइंट्स के अंदर हर जॉइंट में अल्लाह ताला ने स्लैकनेस रखी हुई है, और ये स्लैकनेस एक कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी साइनोवियल जॉइंट की, ठीक है। ये स्लैकनेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उनमें इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं रहेगी जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम अब है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई स्लैकनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच जॉइंट टू फंक्शन, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमेशा जब भी मूवमेंट आएगी, जब भी कोई ग्लाइडिंग परफॉर्म की जाएगी, जब भी कोई ट्रैक्शन परफॉर्म की जाएगी, जब भी कंप्रेशन परफॉर्म की जाएगी, ठीक है, तो हमेशा जो स्लैकनेस है वो उसी डायरेक्शन में टेकन अप की जाती है। लेट्स से ग्लाइडिंग अगर मैं इंटीरियर डायरेक्शन में कर रहा हूं तो इंटीरियर डायरेक्शन में ही स्लैकनेस मेरी कम खत्म हो जाएगी। समझ आई बात की? सर स्लैकनेस का वर्ड दोबारा बता दें, इसका मीनिंग क्या है? स्लैकनेस मींस लचक, किसी भी चीज में एक लचक होना। लचक तो को तो हम इलास्टिसिटी में नहीं कह सकते, ये वो बात है कि जैसे लेग्जिटी कह सकते हो, ठीक है। ओके सर। सो स्लैकनेस जिस भी डायरेक्शन में आप जॉइंट प्ले मूवमेंट को अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में स्लैकनेस टेकन अप हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद उस पोर्शन की क्या होना शुरू हो जाएगी, स्ट्रेचिंग होना शुरू हो जाएगी उस कैप्सूल की, ठीक है। ये स्लैकनेस आती किस वजह से है? कैप्सूल की वजह से आती है, लिगामेंट्स की वजह से आती है, ठीक है। ये स्लैकनेस कोई और चीज नहीं है, मतलब किसी बोन की वजह से नहीं है, ठीक है, किसी जॉइंट की वजह से नहीं है। दैट इज एक्चुअली ड्यू टू द कैप्सूल। वो जो कैप्सूल अल्लाह ताला ने जॉइंट के अराउंड अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, वो कैप्सूल देता है स्लैकनेस, ठीक है। यस सर। नाउ ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 1 की अगर हम बात करें तो सिंपली कहीं पर भी हमने जॉइंट को सिर्फ उसकी रेस्टिंग पोजीशन के अंदर हमने दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस को पकड़ लिया जब, ठीक है, तो ये उसकी क्या कहलाएगी, ग्रेड 1 कहलाएगा, ठीक है, सही है। ग्रेड 1 में क्या होता है कि जितनी भी फोर्सेस होती हैं वो नलिफाई हो जाती हैं। वो तमाम फोर्सेस जो दो आर्टिकुलर सरफेसेस को सेपरेट होने से बचा रही होती हैं, ठीक है, वो तमाम फोर्सेस, ठीक है, जो दो आर्टिकुलर सरफेसेस को सेपरेट होने से बचा रही होती हैं, वो तमाम फोर्सेस नलिफाई हो जाती हैं, ठीक है। समझ आई बात की? ग्रेड 1 के अंदर, ठीक है। ग्रेड 2 की अगर हम बात करें तो ग्रेड 2 के अंदर आपके पास दो जोन्स आ जाते हैं। द वन इज द स्लैग जोन एंड द अदर वन इज द ट्रांजिशन जोन, ठीक है। ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 का जो स्लैग जोन है, इसमें जितनी भी स्लैकनेस आपके पास होती है, जब आप किसी भी डायरेक्शन में ग्लाइड देना शुरू होते हो तो ये तमाम स्लैकनेस, वो जो तमाम लचक होती है जॉइंट कैप्सूल की, वो टेकन अप कर ली जाती है, वो खत्म हो जाती है उस डायरेक्शन में। समझ आई बात की कि नहीं? बात की समझ आई? नहीं सर। रिपीट कर दो। ये देखें, मेरी बात सुने। फोल्ड्स, किसी भी कपड़े के फोल्ड हैं, फोल्ड, ठीक है। अब अगर मैं एक एंड को मूव करवाना शुरू करूं, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, तो मैं क्या कहूंगा कि वो जो फोल्ड है वो मैंने टेकन अप कर ली इस डायरेक्शन में। समझ आई बात की? यस सर। यानी समझ फोल्ड्स रहेंगे लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उन फोल्ड्स की। नहीं, सेम डायरेक्शन में शायद नहीं चाहिए। बेटा नहीं, ये बात नहीं है। खत्म हो जाएंगे वो। बच्चों मेरी बात सुनो, देखो, फोल्ड्स, एक कपड़ा है मेरे पास, उसमें फोल्ड्स हैं, ठीक है, फोल्ड हैं, फोल्ड। बेड, लेट्स से बेड शीट है,
अब आप सारों ने कभी ना कभी तो बेडशीट ठीक की होगी ना, ठीक है। एक बेडशीट है वो इकट्ठी हुई हुई है, ठीक है। जब आप उसको खींच के सीधा करते हो तो जिस डायरेक्शन में आप खींच रहे हो उसी डायरेक्शन में वो फोल्ड निकलेगा कि उससे अवे डायरेक्शन में फोल्ड खत्म हो जाएगा? उसी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में। उसी डायरेक्शन में सर। उसी डायरेक्शन में फोल्ड खत्म होगा। सेम इज द केस विद जॉइंट स्लैकनेस, ठीक है। अल्लाह ताला ने कैप्सूल के अंदर स्लैकनेस रखी हुई है, ठीक है। अल्लाह ताला ने उसके अंदर फ्रीडम रखा हुआ है उस स्लैकनेस उस कैप्सूल के अंदर। आप जिस डायरेक्शन में ग्लाइडिंग अप्लाई करना शुरू करोगे उसी डायरेक्शन में उसकी क्या हो जाएगी, स्लैकनेस टेकन अप हो जाएगी। समझ तो आई मतलब बात? स्लैकनेस खत्म होना शुरू हो जाएगी। यस। ओके। So this is the slack zone. If we move away, if we move further away from the slack zone, ये slackness खत्म हो जाएगी, ठीक है। Slack taken up, ठीक है। ये जो slack taken up है, इसके बाद आपका कैप्सूल अब टाइट होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? वो जो slackness टाइट होना शुरू होगा। इस पॉइंट के बाद क्या होना शुरू हो जाएगी? टाइट, कैप्सूल टाइट होना शुरू हो जाएगा। अब कैप्सूल आपको प्रिवेंट करेगा, यू आर नॉट, आप और ज्यादा आगे नहीं जा सकते हो इस डायरेक्शन में, ठीक है। आप और ज्यादा इस डायरेक्शन में आगे नहीं जा सकते हो। दिस इज द ट्रांजिशन जोन, ठीक है। और लेकिन आप फिर भी जाते जाओ और फिर एक टाइम आएगा जब उसमें क्या आएगी, फर्स्ट स्टॉप आ जाएगा उस आर्टिकुलर उस जॉइंट का, ठीक है। वो जो फर्स्ट स्टॉप होगा वो ये होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता करते करते क्या कर गए हो, मैक्सिमम पॉइंट तक चले गए हो, और उस मैक्सिमम पॉइंट के बाद जॉइंट कैप्सूल की जितनी भी लचक थी वो सारी टेकन अप कर ली हुई है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टॉप के बाद जब आप फर्दर कैप्सूल को उसी डायरेक्शन में ग्लाइड में लेकर जाते हो, ठीक है, तो तब उस कैप्सूल की क्या होती है, स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है। इस फर्स्ट स्टॉप से पहले तक कैप्सूल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। आप चाहे ग्लाइडिंग दो, आप चाहे ट्रैक्शन दो, आप चाहे कंप्रेशन दो, इस फर्स्ट स्टॉप से पहले तक उसमें कोई परमानेंट चेंज नहीं आएगा। परमानेंट चेंज कब आएगा? आफ्टर दैट फर्स्ट स्टॉप। समझ आ गई बात की? यस सर। सर ग्रेड 1 भी दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ग्रेड 1 में जितनी भी कोहेसिव फोर्सेस, क्योंकि हमारे जो आर्टिकुलर सरफेसेस होती है ना बेटा, इनमें कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। वो कोहेसिव फोर्सेस एक्चुअली आर्टिकुलर सरफेसेस को सेपरेट नहीं होने देती, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट रहता है हमारी आर्टिकुलर सरफेसेस में, ठीक है। तो उसको हम लोग जब भी हम लोग आर्टिकुलर सरफेसेस को रेस्टिंग पोजीशन के अंदर ग्रास्प कर लेते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि दैट इज द ग्रेड 1, जिसमें तमाम कोहेसिव फोर्सेस, तमाम नेगेटिव प्रेशर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नलिफाई हो जाते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा, mobilization for pain relief takes place in the slack zone and stops at the beginning of the transition zone. Why? वो कहता है कि mobilization for pain relief, ठीक है, takes place in the slack zone and stops at the beginning of the transition zone. Why? हम पेन रिलीफ के लिए जितनी भी मोबिलाइजेशन करते हैं वो स्लैग जोन में रह के करते हैं, ट्रांजिशन जोन में नहीं जाते, क्यों? This is the reason why we don't move into the transition zone, ठीक है, because the resistance is going to be increased, ठीक है, after the slack zone is completed, ठीक है। तो जब मैं स्लैग जोन में रह के मोबिलाइजेशन करूंगा तो मेरी पेन को रिलीफ मिलेगा, मैं यहाँ स्ट्रेचिंग नहीं कर रहा, मैं पेन को रिलीफ करना चाह रहा हूँ। और पेन को रिलीफ कैसे किया जाता है कि जब मैं स्लैग जोन में रहते हुए ग्लाइडिंग करूं, स्लैग जोन में रहते हुए ट्रैक्शन दूं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपकी जो साइनोवियल फ्लूइड की मूवमेंट है, ठीक है, वो बेहतर होती है। जब जैसे जैसे साइनोवियल फ्लूइड की मूवमेंट बेहतर होती है वैसे वैसे आपकी पेन को रिलीफ मिलता है,
ठीक है, आपका कैप्सूल रिलैक्स होता है। अब मैं जो कैप्सूल को पकड़ के ट्रांजिशन जोन में ले जाऊं, तो पहले वहां पर कोई इन्फ्लेमेशन है, तो जैसे ही वो ट्रांजिशन जोन में जाएगा उसके ऊपर रेजिस्टेंस, हम ज्यादा रेजिस्टेंस के खिलाफ जब ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, कैप्सूल में जो इन्फ्लेमेशन है वो हो जाएगी। ठीक है, so that is why we only use slack zone for pain relief and not the transition zone. ठीक है, now वो कहते हैं कि whenever there is a pathology, ठीक है, the quality of end feel and grades of movement will be altered. एंड फील की क्वालिटी को वो कहता है कि वो आपकी क्वालिटी एंड फील की वो खराब हो जाएगी। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं नेक्स्ट आप लोगों को लेक्चर में क्वालिटी बताऊंगा, एंड फील बताऊंगा, एंड फील की टाइप्स बताऊंगा। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एंड फील बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वो आपने शायद सुना हो कि फिजिकल थेरेपिस्ट जो होते हैं इनके हाथ में जादू होता है। ठीक है, तो जादू सिर्फ उसी के हाथ में है जिसको इन सब चीजों का इल्म है कि मैंने क्वालिटी को कैसे चेक करना है। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी को चेक करने के लिए कोई मीटर नहीं है कि आप वो मीटर इंसर्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा जी ये क्वालिटी ठीक है, ये क्वालिटी खराब है। ठीक है, क्वालिटी कैसे चेक होती है? विद द हेल्प ऑफ योर सेंसेस। जो हाथ आप यूज कर रहे हो ग्लाइडिंग के लिए, जिस हाथ से आप फोर्स लगा रहे हो ग्लाइडिंग के लिए, ठीक है, ये नहीं वो जिस हाथ से आपने स्टेबलाइज किया हुआ है उससे क्वालिटी चेक हो रही है। क्वालिटी कैसे चेक होगी? जिस हाथ से आप क्या कर रहे हो जी बच्चों, ग्लाइडिंग करें, फोर्स लगा। यस, जिस हाथ से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो हाथ आप यूज करते हो क्वालिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, वो कहता है कि whenever there is a hypomobility the slackness will be taken up sooner, or whenever there is hypermobility the slack is taken up later than normal। अच्छा, हाइपोमोबिलिटी के केस में स्लैक जोन के ऊपर सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है। ठीक है, ऐसे ही स्लैक जोन जो है वो जल्दी टेकन अप हो जाती है, और जब हाइपर मोबिलिटी का केस हो तो स्लैक जोन आपका प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। ठीक है, नाउ ग्रेड 1 हम लोग किस लिए यूज करते हैं? ठीक है, पेन को रिलीव करने के लिए और कंप्रेसिव फोर्सेस को खत्म करने के लिए। कंप्रेसिव फोर्सेस वो कोहेसिव फोर्सेस हैं जो कि आर्टिकुलर सरफेसेस को सेपरेट नहीं होने दे रहे। ठीक है, और ग्रेड 2 हम लोग किस लिए यूज करते हैं? ठीक है, जॉइंट जितनी भी जॉइंट ट्रैक्शन है, ठीक है, या ग्लाइडिंग मूवमेंट्स हैं, ठीक है, उनको टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेन को रिलीव करने के लिए यूज करते हैं। आपकी जो मूवमेंट, जितनी मूवमेंट पॉसिबल है उस मूवमेंट को मेंटेन किया जाता है, और फिर मोबिलाइजेशन रिलैक्सेशन पर्पसेस के लिए आप लोग यूज करते हैं ग्रेड 2 को। ग्रेड 3 जो है वो एंड फील को टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एंड फील को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ग्रेड 3 यूज करते हैं। अब एंड फील को हमने क्या टेस्ट करना है? हमने उसकी क्वालिटी को एक्चुअली टेस्ट करना होता है। ठीक है, कि नॉर्मली वही क्वालिटी है जो अल्लाह ताला ने रखी हुई है या कोई चेंज क्वालिटी हो गई है। ठीक है, ड्यू टू अंडरलाइंग डिजीज और अंडरलाइंग डिजेनरेशन। और नेक्स्ट क्या है? वो कहता है मोबिलिटी और जॉइंट प्ले को इंक्रीज करने के लिए हम लोग ग्रेड 3 यूज करते हैं। ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो कि हमने जॉइंट प्ले को इंक्रीज करना है, हमने मूवमेंट को इंक्रीज करना है, तब हम लोग ग्रेड 3 की स्ट्रेचिंग मोबिलाइजेशन यूज करते हैं। सर, जब पेशेंट कोई आता है जो जिसके ऊपर एडहेरेंस बनी होती हैं या फिर स्कार, उन पेशेंट्स में एडहेजन्स को ब्रेक करने के बेटा बहुत तरीके हैं। एडहेजन्स बना होना या कैप्सूल टाइट होना, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, एडहेजन्स को ब्रेक करने के लिए जरूरी नहीं है आप मोबिलाइजेशन यूज करो। एडहेजन्स तो आपकी ब्रेक रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस से भी हो जाती हैं। हाँ, मोबिलिटी हाइपोमोबिलिटी जब आ गई है तो फिर आपकी हाइपोमोबिलिटी ड्यू टू टाइटनेस ऑफ द कैप्सूल,
उसके लिए सिर्फ आप ग्रेड 3 की स्ट्रेचिंग ही यूज कर सकते हैं, ठीक है सर जी बच्चों। सर ये ग्लाइडिंग, कंप्रेशन और ट्रैक्शन हम मोस्ट कॉमनली ज्यादा अपने डिपार्टमेंट्स में क्या यूज करते हैं? कहाँ पे यूज करते हैं? फिजियोथेरेपी में, मतलब सेटिंग्स में हम ज्यादा क्या यूज करते हैं? ग्लाइडिंग, कंप्रेशन के ट्रैक्शन की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ज्यादातर वैसे बहुत सारे, अगर आप कहीं पर ऑब्जर्वरशिप करोगे तो आप लोगों को सिर्फ यही नजर आएगा कि ग्लाइडिंग को यूज किया जाता है या ट्रैक्शन को यूज किया जाता है, बट कंप्रेशन को बहुत कम लोग, ये शायद उनको पता भी नहीं होता तो यूज भी बहुत कम करते हैं, लेकिन कंप्रेशन एक बहुत इफेक्टिव टूल है, ठीक है, और यूज किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, ठीक है। ओके सर। सर जो इनफील्ड की क्वालिटी होती है वो क्वालिटी के बारे में थोड़ा बता दें कि हमें कैसे जज होगा कि ये वो नेक्स्ट इस लेक्चर में क्वालिटी वाइज भी। नेक्स्ट ओके लेक्चर सर। में, ठीक है, वो काफी बड़ा है तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, ठीक है जी सर। जी बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।